काफ़ी गिरा है मार्केट, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कंसोलिडेशन का फेज़ है, क्रैश का फेज़ है, करेक्शन का फेज़ है, वो भी गुजर जाएगा। जैसे पीछे सारी क्रैशेज़ एंड करेक्शन, कंसोलिडेशन की फेजेज़ गुजरी हैं और उसके बाद जो रैली आती है फिर उसमें इन्वेस्टर्स को मज़ा आता है। ये करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज़ बहुत ज़रूरी होता है ताकि वैल्यूएशन भी सही जगह पे आ जाए अपनी, और जो कमज़ोर निवेशक हैं, जो बस रैली देखकर आए हैं, जो झेल नहीं सकते वॉलेटिलिटी को, वो बाहर भी हो जाए। तो सही में जो हकदार है वेल्दी बनने का, वही लोग करेक्शन के फेज़ को झेल पाते हैं। बहुत गिरी है मार्केट, नो डाउट। 2% का करेक्शन अच्छा खासा लगभग होता है एक दिन के अंदर में। लास्ट में थोड़ी रिकवरी आ गई, बट दिन के अंदर तो लगभग 2% तक टच कर दिया था निफ्टी ने। अब आज के सवालों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला ही सवाल हमारे पास आता है एमडी आफ्ताब जी का। इनका क्वेश्चन है, सर बेस्ट मोमेंटम फंड बताएं प्लीज। 5 लाख इन्वेस्ट करना है फॉर 20 ईयर्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न 25%। सबसे पहले 25% की एक्सपेक्टेशन के साथ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है 25% के रिटर्न के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्टमेंट। आपको जो भी आपका गोल है उसके लिए जो कैलकुलेशन करना है वो मैक्सिमम 18, 19, 20 बहुत ज़्यादा हो गया। इससे ऊपर अगर मिल जाता है तो वो बोनस है। आप अगर अपने गोल की कैलकुलेशन अगर 18% के रिटर्न के साथ रखो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने 25% का कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन अगर किसी भी रीजन से इकोनॉमी उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई या कोई भी रीजन से अगर 25% की जगह 20% ही रिटर्न मिला तो फिर आप क्या करोगे? आपका तो गोल खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप 18% की एक्सपेक्टेशन ही रखते हो तो 18% तो कम से कम मिल ही जाएगा। 18% एक रीजनेबल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है अगर आप मोमेंटम मिड स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो 18 से अगर 20 मिल जाएगा तो वो प्लस पॉइंट हो गया। 20 से ऊपर मिल गया और वो बोनस हो गया, तो वो उस बोनस को आपको नहीं कैलकुलेट करना है अपने गोल के एसआईपी इन्वेस्टमेंट के कैलकुलेशन में। आप अपनी कैलकुलेशन 18, 19, 20 बहुत हो गया, 20 से अंदर ही किसी एक नंबर को आपको सेलेक्ट करना है और उसी नंबर के अकॉर्डिंग आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है। जहां तक मोमेंटम फंड में ही आपको अगर करना है तो मोमेंटम फंड में निफ्टी 500, मोमेंटम 50 एक काफी बढ़िया फंड हो जाता है, जो कि निपॉन और मोतीलाल दोनों के तरफ से आता है। मैं तो कहूंगा पूरा का पूरा पैसा मोमेंटम में नहीं झोंकना चाहिए आपको। इसके अलावा थोड़ा पैसा जब 20 साल का गोल है तो स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है तेजस जी का, सर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में एक महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? एकदम आसान है, एकदम आसान है। जैसे आज की बात करते हैं तो आज 4 तारीख है। अब मान लो आप एक एसआईपी कर दो। अगर आज से आप 10 लाख रुपए तक भी निपॉन में इन्वेस्ट कर सकते हो एक महीने में। जैसे आज 4 तारीख है, 5, 6 छोड़ो, 7 तारीख की एक एसआईपी 50,000 की सेट करो, 8 तारीख की एक एसआईपी सेट करो, 9 की करो, 10, 11, 12, 13, जितना रुपया इन्वेस्ट करना है 50,000 की हर डेट पे एक एसआईपी करो सेट। आपका पैसा हर डेट को कटेगा और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। फिर अगले महीने भी इतना करना है तो रहने दो इसको, और अगले महीने नहीं करना है तो जितना करना है उसकी एसआईपी रहने दो, बाकी सारी एसआईपी को डिलीट कर दो। समझ गए? डिलीट कर दो एसआईपी को। तो ऐसे करके आप निपॉन स्मॉल कैप में एक महीने तक आई थिंक 10 या 11 लाख की मंथली लिमिट है और पर ट्रांजेक्शन लिमिट 50,000 रुपीज की है। तो इतना आप पूरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर में। आकाश मिश्रा जी का सवाल है, एक सवाल पूछना था कि अगर मैं म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता हूं तो मुझे म्यूचुअल फंड की वेबसाइट या ऐप से बाई करना सही है कि ग्रो या जीरोधा जैसे ब्रोकर से खरीदना चाहिए? देखिए, म्यूचुअल फंड की ऐप से या वेबसाइट से बाई करते हैं तो 2 तरीके की दिक्कतें आती हैं। सबसे पहला तो उनका जो इंटरफेस होता है, मतलब जो वेबसाइट होगी जहां पे कहां पे क्या क्लिक करना है, क्या सब कुछ है, और उनकी जो बनावट होती है, जो स्मूथनेस एक तरीके की होती है वेबसाइट की, वो चलते ही नहीं है अच्छे से। वेबसाइट बड़ी दिक्कत होती है उसको, वेबसाइट को या ऐप को, डायरेक्ट जो एमसी की होती है उसको चलाने में पता नहीं चलेगा आपको किधर क्या ऑप्शन दिया हुआ है। पहला तो ये दिक्कत होता है। दूसरा दिक्कत होता है कि आपने अगर 5 अलग अलग एएमसी की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो सबका आपको अलग अलग ट्रैक करना होगा, सबका अलग अलग रिपोर्ट डाउनलोड करना होगा, पीएनएल वाला हो या टैक्स पीएनएल वाला हो, ये सब अलग से डाउनलोड करना होगा। हाँ, आप म्यूचुअल फंड सेंट्रल वेबसाइट पे सबको एक जगह देख सकते हो, बट ये है कि जैसे अगर ग्रो या जीरोधा के अंदर हम करते हैं
तो चाहे स्टॉक के अंदर करें, चाहे म्यूचुअल फंड के अंदर, चाहे मतलब किसी भी सिक्योरिटी के अंदर जो ये ऑफर करते हैं, सब कुछ का पीएनएल रिपोर्ट, पीएनएल रिपोर्ट, कितना टैक्स बना, इवन यहाँ तक कि जीरोधा के अंदर में अगर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी है उसको भी वो लोग बता देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से करेंगे तो कोई दिक्कत है, वो तो और बढ़िया है, लेकिन वही है कि अलग अलग बिखरा रहेगा हमारा इन्वेस्टमेंट। लेकिन ग्रो या जीरोधा के थ्रू करते हैं तो एक जगह से सब कुछ पता चल जाता है। Q1 में मतलब Q1 में कितना टैक्स बनेगा, 2 में बनेगा, 3 में बनेगा, 4 सब अलग, मतलब सब कुछ काफी डिटेल में सारी जानकारी एक जगह हमें मिल जाती है। बस यही रीजन, मेरा तो बस यही रीजन है जीरोधा के थ्रू करने का कि सारी जानकारी एक जगह मुझे मिल जाती है। अलग अलग करूंगा तो अलग अलग जानकारी जुटानी पड़ेगी। बाकी आप जो चाहो वो प्रेफर कर सकते हो, डायरेक्टली करना तो और भी बेहतर है, बीच में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। वही चीजें अलग अलग सबको ट्रैक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनील जी का है, अगर एक या दो ही फंड हाउस के फंड रखे हैं और उसमें से किसी एक में भी अगर कोई फ्रॉड निकल जाता है तो क्या उससे अच्छा ये नहीं है कि 3 से 4 फंड हाउस में डाइवर्सिफाई कर दें, प्लीज सजेस्ट। देखिए, आपको 4 फंड रखना है, चारों अलग अलग एएमसी की रखिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा नहीं कि 10 फंड उठा के रख लिया बिना कारण का, कोई मतलब वेल्थ क्रिएशन का नॉर्मल गोल है और 10 फंड के बीच में पैसा बांट के इन्वेस्ट करना, ये नहीं करना है। लेकिन हाँ, 3-4 एएमसी के अलग अलग फंड तो आप रख ही सकते हो, लेकिन इसलिए नहीं, अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है अलग अलग एएमसी की, इसलिए जरूर आप रख सकते हो। लेकिन ये सोच के मत रखना कि 1 या 2 एएमसी के अंदर में इन्वेस्ट करूंगा तो पैसे लेके भाग जाएगी एएमसी, स्कैम हो जाएगा, पैसा मेरा डूब जाएगा। नहीं, ये सब नहीं होगा, उस रीजन से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अलग अलग एएमसी की, किसी की मोमेंटम स्ट्रेटजी है, किसी की ग्रोथ स्ट्रेटजी है, किसी की वैल्यू स्ट्रेटजी है। अगर आप ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए 4 अलग अलग फंड, 4 अलग अलग म्यूचुअल फंड की कंपनी की रखना चाहते हो तो अच्छी बात है। लेकिन मैंने बताया कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो रन करने में मोर देन 4-5 अलग अलग एंटिटी कंपनीज मिलकर रन करती है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास सिक्योरिटी है, कोई ट्रस्ट है जो इसकी देखभाल कर रहा है, कोई एएमसी है जो कि सारे एम्प्लॉइज को मैनेज कर रहा है। तो ऐसे ही रातों रात आपका पैसा लेके नहीं भाग सकती है म्यूचुअल फंड कंपनी। क्लियर है? आज के टाइम में अगर सिक्योरिटी मार्केट में किसी के साथ स्कैम होता है तो बहुत ज्यादा चांस रहती है कि जिसके साथ स्कैम हुआ है उसने कुछ न कुछ वहां पे या तो लालच दिखाया है या गलती की है, तभी उसके साथ स्कैम हुआ है। उसके अलावा स्कैम होने के बाद अगर वो चुपचाप घर पे बैठा रह जाता है तो उसका पैसा गया, नहीं तो अगर वो अच्छे से कंप्लेन वगैरह करता है तो पैसा रिकवर भी हो जाता है। नहीं तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से उसको, अगर सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी ने स्कैम किया है तो वहां से भी उसको रिफंड मिलता है। तो समझदारी अगर दिखाएंगे तो आपका पैसा बिल्कुल नहीं डूबेगा। अमित जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों बेवजह मोमेंटम फंड घुसाना पोर्टफोलियो में, स्मॉल कैप फंड्स दे तो रहे हैं बढ़िया रिटर्न। निपॉन देखो, निपॉन हो या कोई भी हो, अगर आपने प्रॉपर अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, अपने होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग अलाइन करके अपना पोर्टफोलियो बना के रखा है, चाहे स्मॉल कैप का सिर्फ हो या स्मॉल मिड लार्ज सब मिला के बना हो, अगर आपके गोल होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग अलाइन बना हुआ है पोर्टफोलियो, अलग से कोई नया फंड आता है उसको घुसाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो शुरू से यही बात कह रहा हूं। ज्यादातर लोग इस सिंपल सा कॉमन सेंस वाला लॉजिक को नहीं समझते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बढ़िया फंड है, लेकिन मेरा तो पोर्टफोलियो पूरा कंप्लीट हो चुका है और मेरे पोर्टफोलियो के फंड भी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो मैं क्यों किसी दूसरे फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम मोमेंटम फंड्स अच्छे हैं, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो एकदम कंप्लीट है, आपके गोल्स के अकॉर्डिंग फंड्स अलाइन है, तो फिर अलग से फंड ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन चीजों को ध्यान रखें, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। चलिए, ये आज के सवाल थे। आपकी क्या राय है इन सारी चीजों पे, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। कोई क्वेश्चन, क्वेरी है या किसी टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। गिरावट का फेज है, पेशेंस के साथ इन्वेस्टेड रहे।